हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकअप। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके सामने सीडीपी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट एंड केवीएस के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक हैं। हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी प्रेरणा है जो कि अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक है। जैसा कि ऐसी कौन सी प्रेरणा है जो आपको खुशी देती है और अपने आप में संतोष देती है, मीन्स कि ये काम करके आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ए है आंतरिक अभिप्रेरणा, बी गुण विषयक अभिप्रेरणा, स्थिति विषयक अभिप्रेरणा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा मीन्स की इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो हमें खुशी देती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन से क्या होता है, अगर कोई हमें एक्सटर्नली मोटिवेट कर रहा है, बाहर से हमें बाह्य अभिप्रेरणा मिल रही है, तो हम उस काम को पूरा तो कर लेंगे, लेकिन उसमें हमें अंदर से खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो काम करके, सपोज हम अगर जा रहे हैं रास्ते में, और रास्ते में अगर हमें कोई बेगर मिल जाए, कोई भिखारी मिल जाए, तो उसको अगर हमें उसको पैसा दे के 10 रुपए 20 रुपए दे के हमें अंदर से खुशी मिलती है। अगर आपको अंदर से मन ना कर रहा हो, अगर किसी के कहने पर आप दे दें, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा, आपको अंदर से खुशी नहीं मिलेगी। तो इंटरनल मोटिवेशन जो होता है उसमें क्या होता है, आप आनंददायक व संतोषजनक महसूस करते हैं, आपको अंदर से खुशी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है। रीना किसी क्लास एक बच्ची है क्लास में, वो किसी भी समस्या को अलग अलग तरीकों से सुलझाने की कोशिश करती है। मीन्स कि अगर उसके पास एक प्रॉब्लम है तो वो अलग अलग दिशाओं में उसका सॉल्यूशन सोचती है कि हम क्या क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये किसका प्रतीक है, मानसिक क्षति, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता, अभिसारी सोच या अपसारी सोच। तो ये जो है इसे हम अभिसारी सोच कहते हैं। अभिसारी सोच मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मीन्स एक ही प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढना। एंड अपसारी सोच मीन्स कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग मीन्स कोई भी प्रॉब्लम हो हम एक ही सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे उस पे। तो जो ये बच्ची है रीना, वो कक्षा में दी गई समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, वो एक प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस निकालती है। तो उसके ये किसका प्रतीक है, अभिसारी सोच का, मीन्स की डाइवर्जेंट थिंकिंग का ये प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र से परिधि तक जाने वाले विकास को निम्नलिखित में के रूप में जाना जाता है। विकास दो डायरेक्शंस में होते हैं, इसके पहले भी क्लासेस में मैंने बताया है विकास के डायरेक्शंस के बारे में। तो विकास दो डायरेक्शन में होता है, एक होता है सिर से पांव तक और एक होता है केंद्र से परिधि तक। तो इसमें पूछा है केंद्र से परिधि तक जाने वाले विकास विकास किसको कहते हैं, सर्पिल विकास, रेखीय विकास, अधोगामी, इनमें से कोई नहीं। तो जो केंद्र से परिधि तक जाता है उसे हम कहते हैं अधोगामी। अधोगामी मीन्स प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। एक और डायरेक्शन होता है डेवलपमेंट का, सेफेलोकॉर्डल, सिर से पांव तक। कभी भी डेवलपमेंट होता है तो या तो केंद्र से परिधि तक मीन्स की फ्रॉम मिडिल टू एक्सट्रीमिटीज होता है, या फिर सिर से पांव तक होता है। इसको मैंने पिछले सेशंस में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। हमें ये बताना है कि एक संरचनावादी कक्षा में, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में छात्र और अध्यापक की दोनों की भूमिका पूछी है कि छात्र और अध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो ऑप्शन है, कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं। तो कभी भी संरचनावादी कक्षा में निष्क्रिय नहीं होते हैं, ना तो चाइल्ड निष्क्रिय होगा, ना तो बच्चा निष्क्रिय होगा, और ना ही शिक्षक निष्क्रिय होगा।
छात्र कार्यशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो होता है, संरचनावादी जो क्लासरूम होता है, उसमें क्या होता है, अध्यापक और छात्र दोनों को ही एक्टिव रहना पड़ता है, दोनों ही एक्टिव होके अपना काम करेंगे, तभी वो क्लास क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास कहलाएगा। अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय, ये ऑप्शन गलत है, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन भी सेम है। संरचनावादी कक्षा बताना है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बताना है, क्या होना चाहिए, संकलनात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन, ये एक आयामी होगा, मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन, तो इसका मतलब होता है समेटिव असेसमेंट। इसका बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक आयामी मीन्स वन डायरेक्शनल असेसमेंट बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जो होता है उसमें कैसा किस तरह का मूल्यांकन होना चाहिए, तो जो समेटिव असेसमेंट होता है, एसए जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को कोई भी चीज हम पढ़ा दिए, उसके बाद हम उसका असेसमेंट करते हैं कि बच्चा क्या सीखा है, बच्चे को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम पढ़ाने के दौरान ही बच्चे से क्वेश्चंस पूछते हैं कि बच्चे को समझ में आया है कि नहीं आया है, अगर बच्चे को समझ में नहीं आया है तो हम उसी वक्त उसको दोबारा समझाते हैं। तो जो बेस्ट मेथड होता है असेसमेंट का, वो यही होता है संरचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया है तो बच्चा तुरंत पूछ लेगा, तुरंत उसका डाउट क्लियर हो जाएगा, हम बच्चे को समझा देंगे। लेकिन समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि हम एक पेपर ले लेते हैं क्लासरूम को, क्लासरूम में जब कोई भी चीज हम पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चा समझ में नहीं आया तो हम उसी वक्त उसको समझा देते हैं। लेकिन समेटिव असेसमेंट में हम चैप्टर पूरा पढ़ा देंगे, उसके बाद बच्चे से पूछेंगे बच्चे आपको क्या समझ में नहीं आया, अगर वो कह दिया मुझे ये समझ में आया तो फिर से दोबारा से हमें उस चैप्टर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए हम एक एक टॉपिक पढ़ाते वक्त या फिर पढ़ाते वक्त उसके डाउट्स क्लियर करते जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो संरचनावादी कक्षा में कैसा मूल्यांकन होना चाहिए, संरचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। एक आयामी मूल्यांकन मीन्स एक ही डायरेक्शन में से मूल्यांकन होगा, मीन्स कि अगर सिर्फ हम स्टडी रिलेटेड मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसी डायरेक्शन में मूल्यांकन करेंगे। लेकिन अभी जो असेसमेंट का असेसमेंट हो रहा है वो कैसा असेसमेंट हो रहा है, हम बच्चे की फिजिकल मेंटल हर लेवल का मूल्यांकन करते हैं, हर एक एस्पेक्ट का मूल्यांकन करते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है, हमें ये बताना है कि समाजीकरण का प्राथमिक और द्वितीयक कारण कौन कौन सा है। समाजीकरण दो तरीके से होते हैं, एक प्राइमरी होता है, प्राइमरी एजेंसीज होते हैं, एक सेकेंडरी एजेंसीज होते हैं। तो हमें ये बताना है कि इसमें हमें प्राइमरी एजेंसी बताना है और इसमें सेकेंडरी एजेंसी बताना है। तो प्राइमरी प्राथमिक एजेंसी क्या होता है, प्राइमरी समाजीकरण किसके द्वारा होता है, तो प्राथमिक समाजीकरण होता है परिवार के द्वारा। तो परिवार यही है, तो बाकी सारे ऑप्शंस हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। परिवार के द्वारा प्राथमिक समाजीकरण होता है और द्वितीयक समाजीकरण परिवार और रिलेटिव्स के अलावा जो भी होते हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, प्रेस हो गया, मीडिया हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इन सब के द्वारा हमारा सेकेंडरी समाजीकरण होता है। हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के अनुसार, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री में निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे कभी भी निष्क्रिय नहीं हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, ऐसा नहीं है, हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, इसमें ये लिखा है बच्चों में अधिगम की क्षमता नहीं होती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया।
बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हमें रोट लर्निंग पे जोर नहीं देना है, बच्चे को रट के नहीं सिखाना है, किसी भी बच्चे को हमें समझा के सिखाना है। कोई भी चीज़ लर्निंग बाय डूइंग, या फिर उसको अच्छे से किसी भी चीज़ को वो अवलोकन करके सीखे, खुद से करके सीखे, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार ये कहा गया है कि बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे अपना ज्ञान, बच्चों का ज्ञान वो अगर सक्रिय रहेंगे तो वो खुद से अपना ज्ञान उनका ज्ञान हो जाएगा। तो बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? हमें ये बताना है इनमें से कौन से कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्रीय उपागम। अभिप्रेरणा मीन्स की मोटिवेशन, मोटिवेशन हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। अगर मोटिवेशन हमें मिलेगा, हमें इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, कोई भी मोटिवेशन मिलेगा, तो हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। किसी भी चीज़ में अगर आपको रिवॉर्ड मिले तो आप उस काम को अच्छे से करते हैं, अगर पनिशमेंट मिलेगा तो उस डर से भी आप उस काम को अच्छे से करेंगे। तो अभिप्रेरणा तो प्रभावित करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सामाजिक संदर्भ, जो भी हमारी आसपास के समाज है वो भी हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर समाज हमारा अच्छा हुआ तो हम अच्छे से अधिगम कर सकेंगे, अगर समाज हमारा बुरा हुआ तो हमारी अधिगम अच्छे से नहीं होगी। तो हमारे अधिगम को हमारा समाज भी प्रभावित करता है। संवेग, हमारे इमोशंस भी हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हों तो उस टाइम हमें पढ़ने का मन नहीं करता है, हमारा अधिगम नहीं होता। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो उस टाइम भी हमें पढ़ने का मन नहीं करता है। तो हमारे संवेग भी जो है हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। शिक्षा शास्त्रीय उपागम, जो टीचर्स द्वारा यूज किया जाता है, शिक्षा शास्त्रीय उपागम मीन्स की मेथड्स, शिक्षण सूत्र, शिक्षण सामग्री, ये सब भी हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इसमें ऑप्शंस थोड़ा गलत हो गया, मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। ए में हो जाएगा 1 2 3, बी में हो जाएगा 1 and 2, सी में हो जाएगा 2 and 3, एंड डी में हो जाएगा 1 2 3 and 4। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ये सारे ही कारक जो है, अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग एंड शिक्षा शास्त्रीय उपागम, ये सारे ही कारक हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत, उपरोक्त कोई भी नहीं। इसमें यह कहा गया है अगर बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है, मीन्स कि अगर बाह्य प्रेरणा से हम किसी चीज को पा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई मोटिवेट किया, चलो ठीक है तुम अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी केवीएस में जॉब लग जाएगी, तो आप एक अच्छे टीचर बन जाओगे, आपको उससे सैलरीज मिलेंगी या फिर जो भी आपका रिस्पेक्ट होगा सोसाइटी में। तो ये तो बाह्य प्रेरणा है, अभिप्रेरणा है। कोई किसी ने आपको मोटिवेट किया तब आप टीचर बनने के लिए आगे आए। तो ये बाह्य प्रेरणा क्या है? अंत की युक्ति है। इससे हमें क्या मिल जाएगा? हम जॉब मिल जाएगा, फिर हमारा जो एम है वो पूरा हो गया। तो आंतरिक प्रेरणा है। आंतरिक प्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक अंत है। आंतरिक प्रेरणा से हमें क्या होती है? खुशी मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है। ऐसा हम बाह्य प्रेरणा से जॉब तो मिल गया हमें, लेकिन जरूरी नहीं है उससे हम अंदर से खुश हैं। लेकिन आंतरिक प्रेरणा जब होती है, जब हम अंदर से कोई भी चीज करने की इच्छा होती है, तो वो चीज पाके क्या होती है? हमें अंदर से खुशी मिलती है। तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? अपने आप में एक अंत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। समावेशन शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय, किसी समय नहीं। इसमें यह कहा गया है कि समावेशन का मतलब होता है कि हर एक वर्ग के छात्रों को अपने कक्षा में समावेशित करना। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन
कब बच्चों को नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना, शिक्षित किया जाता है नियमित कक्षा कक्ष में, मीन्स की जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसमें हर एक बच्चे को हम शिक्षित करेंगे, हम पढ़ाएंगे। लेकिन कब? सर्वाधिक समय, ज्यादातर समय, पूरा समय, कुछ समय, या किसी समय नहीं। तो हम कुछ समय नहीं, पूरा ही समय बच्चे को शिक्षित करते हैं। जैसे कि जब से स्कूल मीन्स कि जब से हमारा स्कूल स्टार्ट होता है, जब स्कूल खत्म होता है, पूरे ही समय हम किसी भी बच्चे को, जो भी बच्चे हमारे क्लास में आते हैं उनको क्या करते हैं? शिक्षित करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। हमें ये बताना है कि एक टीचर है, वो पहले पोयम को पढ़ा दिया, पोयम कविता पढ़ा रहा है, छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने के लिए कह रहा है। स्पष्टीकरण वो कर दिया, उससे क्या करेंगे? छात्र निष्कर्ष निकालेंगे, मीन्स कि उस चैप्टर को वो एक्सप्लेन कर दिया, उस पोयम को वो समझा दिया है। अब छात्र क्या करेंगे? उसका निष्कर्ष निकालेंगे, मीन्स कि उसके एग्जाम्पल्स देंगे कि उनको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, या और व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। तो यह किसका एग्जाम्पल हमें ये बताना है? आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणा मानचित्र, या परिकल्पना परीक्षण। तो इसमें क्या कर रहा है जो टीचर है? वो क्या कर रहा है? पहले रूल टू एग्जाम्पल जा रहा है, मीन्स कि पहले वो चैप्टर को समझा दिया है, अब उसको कह रहा है कि इससे और रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप लोग हमें दे, मीन्स कि स्पष्टीकरण से निष्कर्ष की ओर जा रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? निगमनात्मक तर्क कहते हैं। ये होता है इंडक्टिव मेथड, एंड ये होता है डिडक्टिव। डिडक्टिव मेथड में ये होता है, हम बच्चों को पहले रूल समझा देते हैं, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल्स देते हैं या फिर बच्चों से एग्जाम्पल्स पूछते हैं। एंड इंडक्टिव मेथड में ये होता है, हम बच्चों को पहले एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे कि अगर इसे इस पार्ट को इस टीचर को इस पार्ट को पढ़ाना है, तो अगर वो इंडक्टिव मेथड से पढ़ाएगा तो पहले वो क्या करेगा? पार्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देगा, उस कविता से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देगा, उसके बाद उस वो पार्ट को एक्सप्लेन करेगा। तो ये हो गया इंडक्टिव मेथड। तो इस जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें क्या कर रहा है शिक्षक? क्या कर रहा है? किस विधि से पढ़ा रहा है? तो डिडक्टिव मेथड से, यानी कि निगमनात्मक तर्क के द्वारा पढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए। किसी भी कक्षा में अगर एक अर्थपूर्ण अधिगम कराना है, तो उसके क्लास में जो भी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं, जैसे कि अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आए हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं बच्चे, या फिर अलग अलग धर्म के बच्चे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए? टालना चाहिए, उनकी विविधताओं को टाल देना चाहिए कि ठीक है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे या फिर बाद में देखेंगे। उपेक्षित करना, समझना, या अनदेखा करना। तो टीचर को क्या करना चाहिए? उन विविधताओं को समझना चाहिए, समझ के उसके अनुसार उसको एक्शंस लेने चाहिए, उसके अनुसार उसको पढ़ाना चाहिए कि सारे ही बच्चों को जो भी वो पढ़ा रहे टीचर वो उसे समझ में आए। तो क्या करना चाहिए? टीचर को विविधताओं को समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, का कोई आपसी संबंध नहीं है कि भूमिका नगण्य है। ये बताना है कि शारीरिक स्वास्थ्य और सामूहिक अवस्था मीन्स कि फिजिकल जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है या फिर फिजिकल जो हेल्थ है उसका, और सामूहिक अवस्था जो इमोशनल उसका हेल्थ है, तो इन दोनों का क्या रोल होता है अधिगम में। तो ये दोनों अगर दोनों ही क्या करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अधिगम के दौरान। अगर शारीरिक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आप अधिगम अच्छे से नहीं कर सकते। अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, अगर आप बीमार पड़ गए, तो पहले तो आप स्कूल ही नहीं जा पाएंगे, लोगों से ही नहीं मिलजुल पाएंगे, तो क्या इस टाइम पे आपका अधिगम नहीं होगा। और अगर आप फिजिकली फिट नहीं होंगे और तब इमोशनली भी आप फिट नहीं होंगे, आपको अच्छा फील भी नहीं होगा, आपके इमोशंस भी ठीक से काम नहीं करेंगे, आपको कभी कभी गुस्सा आएगा, कभी रोना आएगा, ऐसा होता है। तो क्या होगा? ये क्या करते हैं?
अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दोनों का अधिगम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब इंसान फिजिकली फिट नहीं होगा तो वो मेंटली भी फिट नहीं होगा और इससे हमारे अधिगम पे इफेक्ट पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना। ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा समय। हम समावेशी शिक्षा में क्या करते हैं, किसी भी स्टूडेंट को पूरे समय के लिए शिक्षित करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर वो किसी भी बीमारी से ग्रसित है या फिर वो उसकी आई साइट वीक है तो हम उसको थोड़ी देर के लिए अपने क्लास में बैठाएंगे, उसको शिक्षित करेंगे, फिर वापस भेज देंगे। नहीं, हम समावेशी कक्षा में किसी भी विद्यार्थी को पूरे समय के लिए शिक्षित करते हैं। जब तक हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तब तक वो बच्चा भी हमारे क्लास में रहेगा। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक डोमेन की सही पहचान करता है। डेवलपमेंट के कुछ डोमेन्स होते हैं, 4 डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, तो उसमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। भावात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और स्व। तो आध्यात्मिक कोई डोमेन नहीं होता है, ना ही स्व कोई डोमेन होता है। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक और भावनात्मक। व्यक्तिक डोमेन नहीं होता है, शारीरिक डोमेन होता है, मीन्स की फिजिकल। आध्यात्मिक भी डोमेन नहीं होता है, इमोशनल डोमेन होता है। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एंड स्व, ये ऑप्शन में गलत हो गया। तो जो 4 डोमेन्स होते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावात्मक, इसे हम कहते हैं फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन एंड इमोशनल डोमेन। डेवलपमेंट के 4 टाइप्स, 4 प्रकार, 4 डोमेन्स दिए गए हैं। कौन कौन से? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डोमेन्स। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश है। विकास की जो डेवलपमेंट की जो रेट होती है वो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। ये माना गया है कि डेवलपमेंटल जो रेट है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई लेट से बोलना सीखता है, कोई जल्दी चलने लगता है, कोई लेट से चलता है। तो जो रेट्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी चालक विकास का क्रम, जो क्रम होता है, उसका सीक्वेंस होता है, वो एक ही होता है। हमें बताना है क्रम कहाँ से कहाँ तक होता है। अधोगामी, शीर्षगामी, स्थूल चालक विकास, सूक्ष्म चालक विकास, सूक्ष्म चालक विकास, स्थूल चालक विकास, शीर्षगामी और अधोगामी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास। स्थूल मीन्स होता है ग्रॉस ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसे हम कैसे समझेंगे? कभी भी डेवलपमेंट होता है तो पहले ग्रॉस होता है। ग्रॉस मीन्स पहले कोई भी बच्चा, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। किसी भी बच्चे को हम अगर पेन पकड़ने के लिए देते हैं, छोटे बच्चे को, तो वो पूरा ऐसे करके पेन पकड़ता है, पूरे ही हाथों से अपने पेन पकड़ता है। तो ये क्या हुआ, वो उसको पकड़ने के लिए अपने पूरे हाथों का यूज करता है। लेकिन जब फाइन मोटर स्किल उसके डेवलप हो जाते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वो क्या करता है, सिर्फ 2 फिंगर्स से पेन पकड़कर और बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिख लेता है। तो ये हो गया ग्रॉस टू फाइन। पहले क्या डेवलप होता है? ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। जैसे कि जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो पहले क्या करता है, स्क्रॉलिंग करता है, फिर वो क्या करता है, खड़ा होता है, अपने पैरों से चलता है, और फिर वो क्या करता है, अच्छे से चलना सीख जाता है। तो उसके जो पैर है वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। तो मीन्स कि पैर के जो फाइन मोटर डेवलपमेंट अच्छे से हो जाती है, तो वो अच्छे से चलने लगता है। तो डेवलपमेंट कैसे होती है, विकास का क्रम क्या है, स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास की ओर होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन विकास का एक सिद्धांत है? हमें ये बताना है विकास का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बहुत सारे हैं, तो हमें ये बताना है इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास हमेशा रैखिक होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। विकास लीनियर नहीं होता है, विकास स्पाइरल फॉर्म में होता है। यह एक असंगत प्रक्रिया है,
विकास की सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी नहीं है, यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। विकास की सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी है। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत है? यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि जो गति होता है, जो रेट होता है, ये सभी के लिए समान नहीं होता है। तो इसमें पूछा है विकास का कौन सा विकास का एक सिद्धांत है? तो ये विकास का सिद्धांत है कि यह सभी के लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, रेट एक नहीं होता है। विकास की सभी प्रक्रिया आपस में जुड़ी नहीं है, तो ये गलत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई है। यह एक संगत प्रक्रिया है, यह हमेशा रैखिक होता है। ये ऑप्शन भी गलत है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मानव विकास दोनों के संयुक्त योगदान का उत्पाद है। हमें ये बताना है जो मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, ये संयुक्त योगदान का उत्पाद है, यानी कि प्रोडक्ट है किसका किसका? तो माता पिता और शिक्षक का, समाजशास्त्री और संस्कृति कारक का, आनुवंशिकता और पर्यावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट होता है? डेवलपमेंट हमेशा ही हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और एनवायरमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका उत्पाद है? जो मानव विकास है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण का उत्पाद है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें पूछा गया है कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि निरंतरता मानव विकास का सिद्धांत है। निरंतरता मीन्स ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। श्रृंखलामयता यानी कि सीक्वेंशियल होता है, डेवलपमेंट हमेशा सीक्वेंस में होता है। सीक्वेंस में एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, किसी भी बच्चे का, कोई भी बच्चा पहले जब जन्म लेता है तो वो पहले बैठना सीखता है, फिर वो क्या करता है, क्रॉल करना सीखता है, फिर वो खड़े होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। तो ये एक सीक्वेंस होता है, चाहे वो इंडिया के बच्चे हो, चाहे वो कहीं और के बच्चे हो, जापान के बच्चे हो, रसिया के बच्चे हो, तो उनका जो सीक्वेंस होता है डेवलपमेंट का वो यही होता है। पहले बच्चे बैठना सीखेंगे, फिर खड़े होना सीखेंगे, फिर चलना सीखेंगे, फिर दौड़ना सीखेंगे। तो ये सीक्वेंशियल होता है। निरंतरता मीन्स एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट। विशिष्ट से सामान्य, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विशिष्ट से सामान्य, डेवलपमेंट कभी भी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट हम कैसे समझेंगे? जैसे कि पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, उसके बाद फाइन होते हैं। जैसे कि सामान्य, सामान्य मीन्स किसी भी बच्चे को हम कॉपी पकड़ाएंगे तो वो पूरे ऐसे कॉपी पकड़ेगा, या फिर बच्चा जब बचपन में रोता है तो वो पूरे ही अपने बॉडी का यूज करके हाथ पैर पटक के पूरा रोता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो सामान्य तरीके से रोता है बचपन में, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसे पता चल जाता है कि सिर्फ आंसू गिरा के भी रोया जा सकता है। तो वो क्या करता है, जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसके साथ जुड़ा हुआ है? डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? कभी भी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर क्रिया का सिद्धांत। तो इसे हम क्या कहेंगे? निरंतरता का सिद्धांत हम इसे कह सकते हैं। मीन्स की डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। हमारा आज का सेशन यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड अपने स्कोर कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।